दोस्तों नमस्कार। बीते 48 घंटों का सच अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए और ईरान के लिए कुछ ऐसा है जो समूची दुनिया को हैरत में डाल रहा है, क्योंकि इन तीनों देशों को लेकर ऐसी परिस्थिति दुनिया के सामने कभी आई नहीं थी। और इन तीनों परिस्थितियों से निकला हुआ सबसे बड़ा मैसेज यही हो चला है कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया सीज फायर जो 6 अप्रैल तक जारी रहेगा, वो दरअसल ईरान पर जीत हार को लेकर नहीं, बल्कि अपने ही देश में अपनी ही हार को बचाने को लेकर है। यानी युद्ध के जिस रास्ते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप निकल पड़े, अब बीच से वो वापस लौट नहीं सकते हैं। और इस परिस्थिति में वो कौन सा रुख अख्तियार करें, कल कैबिनेट की बैठक, उसके बाद पेंटागन अधिकारियों के साथ बैठक, और उसके बाद जो उनके मध्यस्थ करने वाले 4 लोग हैं, उसमें उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी हैं, उसमें मार्को रूबियो भी हैं, उसमें उनके विशेष दूत भी हैं और उसमें उनके दामाद भी हैं। कमोवेश हर चिंतन ने एक ही सच को सामने उठाया, सिर्फ और सिर्फ सैन्य ताकत से आप ईरान को हरा नहीं सकते हैं। यह मैसेज अमेरिका की उस ताकतवर साख पर सीधे तौर पर एक ऐसा धब्बा है जो किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के काल में उभरा नहीं होगा। और शायद इसीलिए पहले 5 दिन और कल या कहें आज 10 दिन जो सीज फायर बढ़ाया गया, उसकी मियाद 6 अप्रैल को तो पूरी हो जाएगी, लेकिन युद्ध में दोबारा वापस अपने सैन्य हथियारों के जरिए अमेरिका लौट सकता है। अब यह सबसे बड़ा सवाल हो चुका है, क्योंकि अगर अधिकारी यह कहने से नहीं चूक रहे कि ईरान पर जीत हासिल करना नामुमकिन है, और इसी बात का जिक्र इजराइल में हो रहा है, और इजराइल के सेना प्रमुख तो यहां तक कह गए जो रास्ता निकालना था वो निकल नहीं पाया, सब कुछ तो झोंक दिया गया। यहां तक कि अमेरिका पीछे खड़ा था और उसने भी अपनी पूरी ताकत झोंक डाली, लेकिन परिणाम तक क्यों नहीं पहुंच पाए? यह सवाल इसलिए अब इजराइल और अमेरिका दोनों को डरा रहा है कि नए तरीके से विश्व के भीतर नए देशों के बीच नए गठबंधन और न्यू इकोनॉमिक और ट्रेड की जो नई परिस्थितियां बनेंगी, उसमें इजराइल कहां खड़ा होगा और अमेरिका की कितनी चलेगी। यह सवाल अब बड़ा हो चला है, क्योंकि 28 दिन के बाद युद्ध ने दुनिया को नष्ट नहीं किया। इस 28 दिन के बाद इसने दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरे तरीके से बदल दिया है। अब अमेरिका मान रहा है कि होर्मुज़ रूट पर वो कब्जा नहीं कर सकता है, और होर्मुज़ रूट को अगर कोई साफ करेगा और पुरानी सामान्य परिस्थिति में लेकर आएगा तो वो खुद ईरान होगा। यह मैसेज दरअसल सिर्फ इतना भर नहीं है कि अपनी संप्रभुता या फिर अपने समुद्री कब्जे वाली जगह पर दूसरे जहाजों को ना गुजरने देना या दुश्मन जहाजों को रोक देना, उन पर हमला करना, यह संकेत सिर्फ इतना भर नहीं है। यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डॉलर पे नहीं, युआन पर चल रहा है। और ऐसे में जो एक नया सिस्टम ईरान के भीतर बाहर अब बन रहा है, उसके लिए किसी कमांडर, किसी एडमिरल, किसी सुप्रीम लीडर की जरूरत नहीं है। यानी इससे पहले ईरान के भीतर का जो सिस्टम था, वो सिस्टम वहां पर एक कड़ी अगर साफ हुई कमांडरों की तो दूसरी कड़ी ने संभाल लिया। लेकिन नई परिस्थिति में इंटरनेशनल डील कैसे करनी है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपने अधिकारों को कैसे रखना है, यह सवाल अब ईरान में बड़ा होने लगा है। शायद इसलिए पहले राउंड में इस बात को अब हर कोई समझने लगा है कि अमेरिका का मिशन सैन्य कार्रवाई पर निर्भर था, ईरान का मिशन कानूनी प्रक्रिया, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर तरीके और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से चल रहा था। यानी कोई ऐसा मिशन पानी के भीतर हो नहीं सकता था इससे पहले, अगर यह युद्ध ना हुआ होता, जो अब हो चुका है। और इसीलिए समुद्र के भीतर जो मिशन है उसमें बकायदा चेक पॉइंट कैसे बनेगा, कहां बनेगा, इस दिशा में ईरान बढ़ चुका है।
कानूनी दावा हमारा है, समुद्र हमारे हिस्से में है, इसको लेकर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है और यूनाइटेड नेशन के भीतर अपनी बात को कैसे रखना है, अब ये नए तरीके अपनाए जा चुके हैं। जो जहाज गुजरेगा उससे टैक्स वसूली होगी। दुनिया की अलग अलग जगहों पर टैक्स वसूली होती है तो उसको किया जाएगा। और इन सब के साथ जो पार्लियामेंट के जरिए जो भी विधेयक लाना है उसको भी ले आया जाएगा। यह मैसेज है क्या? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने यह मैसेज इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि कल जब कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद इजराइल के भीतर यह सवाल उठने लगे, यहां तक कि जो सैन्य प्रमुख हैं इजराइल के, उन्होंने कैबिनेट को, जो कैबिनेट यहां पर हुई, यानी एक कैबिनेट अमेरिका के भीतर जो बड़ी कैबिनेट नजर आई, एक तस्वीर देख लीजिए जो कल अमेरिकी कैबिनेट में बैठक हो रही थी। दरअसल अमेरिकी कैबिनेट पर तो दुनिया की नजर थी, वहां से क्या निकलता है, और निकला आने वाले वक्त में 10 दिनों का सीज फायर बढ़ा दिया गया। लेकिन उसी वक्त इजराइल में भी एक कैबिनेट बैठक चल रही थी और उस कैबिनेट में बकायदा वहां के जो शीर्ष सैन्य प्रमुख हैं उन्होंने कैबिनेट को चेतावनी दी कि अगर इमरजेंसी रिफॉर्म सेना को लेकर नहीं किया गया तो फिर सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। सेना के सामने सबसे बड़ी मुश्किल या अपने इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ी मुश्किल का सामना उसे करना पड़ेगा। कई मोर्चों पर इजराइल लड़ रहा है, उसमें उसके निशाने पर सिर्फ ईरान नहीं है, उधर वो हिजबुल्लाह को लेकर वियतनाम में भी लगातार गोले बरसा रहा है या मिसाइल दाग रहा है। उसके सामने इससे पहले गाजा था, इस वक्त हुती भी है, और इस वक्त इस दौर में वो तमाम वैसे संगठन हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं और इजराइल उन्हें आतंकवादी संगठन मानता है। तो कई मोर्चों पर लड़ते हुए सेना के पास जो कुल आकलन किया गया 15,000 सैनिकों की कमी है। और नेतान्याहू ने इन सब के बीच एक नया रिफॉर्म जो लेकर आए कि जो पास ओवर के लिए अनिवार्य सेवा अवधि होती है उसको बढ़ाई जा रही है। यानी इजराइल के भीतर जो एक टर्म होता है कि हर किसी को सेना की ट्रेनिंग लेनी है और उसका कार्यकाल अगर 2 साल का होता है तो अब उसे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन संकट यहां तक नहीं है, संकट इसके आगे या समस्या इसके आगे इसलिए है क्योंकि लगभग 80,000 पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने इस अनिवार्य सेवा अवधि में काम किया और उन्हें अब सेना में जब सेवा देने का अवसर आया तो वो भर्ती ही नहीं हुए। यानी एक बड़ा पॉलिटिकल संकट है ये कि क्या नेतान्याहू जिस युद्ध को लड़ रहे हैं वो युद्ध अपने आप को बचाने के लिए इजराइल के भीतर है, क्योंकि पूरा देश अगर युद्ध लड़ रहा होता तो वो 80,000 लोग भी सेना में शामिल होते। ठीक इसके उलट ईरान के भीतर एक नई परिस्थिति बन गई। लगभग 10 लाख की फौज जो एक लिहाज से इससे पहले वहां के जो गार्ड्स, रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, उनके मातहत काम कर रही थी या फिर जो एक सोशल पुलिसिंग का काम करती है, वो सभी धीरे धीरे सेना की शक्ल में तब्दील होने लगे। और सेना को मदद करने के लिए जो से सहयोगी सेना कहते हैं, उनकी जो उम्र थी उस उम्र को भी कम कर दिया गया। यानी अब ईरान में 12 साल तक का बच्चा सेना को मदद करने के लिए सेना में सेवा देने की दृष्टि से वो शामिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये तीनों परिस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध ने ईरान को एकजुट कर दिया। इस युद्ध के भीतर इजराइल को लेकर, इजराइल के भीतर उनके अपने नागरिकों में यह सवाल था कि वो सेना में शामिल हो या ना हो, जिसका जिक्र कैबिनेट में उठ गया। 80,000 पुरुष शामिल होना नहीं चाहते हैं। और इस युद्ध को लेकर पहली बार अमेरिका के भीतर का संकट यह हुआ कि सिर्फ डेमोक्रेट्स यानी विपक्षी पार्टी ही नहीं बल्कि रिपब्लिकन्स, सीनेटर्स जो बुधवार से मीटिंग के बाद पेंटागन के साथ जो उनका संवाद हुआ उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। इस विरोध की परिस्थिति में यानी उनको जो सवालों के जवाब चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं। लोगों के भीतर इस बात की आशंका है युद्ध बढ़ता चला जाएगा, खर्च बढ़ता चला जाएगा, सारा पैसा टैक्स पेयर का है। इन सब के बीच
डिफेंस की इंडस्ट्री जरूर पनपेगी, लेकिन कुल मिला के 4-5 बड़ी इंडस्ट्री है जिसको लाभ होगा, लोगों पर बोझ पड़ेगा। गैसोलीन की कीमत बढ़ रही है, ट्रंप उसे एक आसान तरीका मानते, कहते हैं अभी उतनी बढ़ी नहीं है। यानी लोग जो राहत और सुविधा खोज रहे थे ट्रंप के आने के बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, उनके सामने जब युद्ध खड़ा हो गया और युद्ध इजराइल की सहमति से हुआ, उस वक्त इजराइल के भीतर और वह भी तेल अवीव शहर में क्या हालत और क्या आलम है। यह तस्वीर तुरंत देख लीजिए, क्योंकि यह आज की ही तस्वीर है और इससे पहले यह भी जानकारी होनी चाहिए कि एक के बाद एक जो आईआरजीसी ने बम गिराए हैं उसमें सिर्फ तेल अवीव नहीं है, वो यूएई है, वो कतर है, वो कुवैत है, वो बहरीन है। यानी मौजूदा अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया और पहली बार आईआरजीसी ने बकायदा एक अल्टीमेटम दिया इन तमाम जगहों पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनसे कहा गया कि आप उन जगहों को छोड़ दीजिए जहां जहां अमेरिकी सैनिक रुके हुए हैं। यहां तक कि वो अगर होटलों में भी रुके हुए हैं तो उस होटल में आप नहीं रुके, वो हमारे निशाने पर आ सकते हैं। यानी मैसेज है कि एक तरफ अमेरिका सीज फायर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कोई संवाद होगा, इससे हटकर ईरान अपनी एकजुटता के साथ वार इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है युद्ध जब तक वो चाहेगा तब तक चलेगा, जिस दिन नहीं चाहेगा उस दिन बंद हो जाएगा, क्योंकि बाकी कोई उनके सामने इस दौर में उनकी भौगोलिक परिस्थिति और सेना और देश के भीतर की मजबूती में कोई टिक नहीं पा रहा है। और खास तौर से जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संवाद चीन रशिया सबके साथ बनता चला जा रहा है। इसीलिए ईरानी टाइम्स ने आज एक खबर भी छापी कि दरअसल ईरान के राष्ट्रपति की जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि दरअसल आप ब्रिक्स के चेयरमैन हैं इस साल 2026 में, तो इस युद्ध को लेकर आपको ब्रिक्स की तरफ से कुछ कहना चाहिए। यानी युद्ध के खिलाफ की परिस्थिति ब्रिक्स क्यों नहीं खड़ा कर रहा है। यह अलग मसला है कि ब्रिक्स के भीतर यूएई भी है, सऊदी अरब भी है और ईरान भी है जो आपस में टकरा रहे हैं। तो ब्रिक्स के भीतर का अंतर्विरोध ऐसे कैसे उभरेगा। लेकिन यह इसलिए सवाल बड़ा है क्योंकि ईरान अपनी स्ट्रेटजी को कैसे साध रहा है, उसको अगर आप एक पॉइंट वाइज चीजों को समझें तो आप हैरत में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें लगता है आज की एक तस्वीर देख लीजिए। असल में यह युद्ध सिर्फ और सिर्फ सैन्य इस्तेमाल भर का नहीं है, मिसाइल और ड्रोन भर का नहीं है। यह दुनिया के सामने एक नए स्ट्रेटेजिक रूप में उभर कर सामने आया है, जो बहुत साफ तौर पर बतला रहा है कि अब किस देश को अपने देश के आर्थिक परिस्थितियों को साधने के लिए किसके साथ खड़ा होना है, यह उसे तय करना होगा। खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा निशाने पर यूनाइटेड अरब अमीरात आया, तो उसने तय किया कि अब वो यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव लाने की कोशिश करेगा कि एक टास्क फोर्स अपनी सुरक्षा के लिए अगर खाड़ी देश बना लेते हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाए। बहरीन ने कहा ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन सऊदी अरब खामोश हो गया। इन परिस्थितियों में मलेशिया ने पहली बार कहा कि दरअसल ईरान को तो अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, तो उनके तमाम टैंकर्स की आवाजाही होर्मुज़ से शुरू हो गई। यह बिल्कुल नई परिस्थिति के भीतर का अनोखा सच यह भी है कि अगर सिर्फ और सिर्फ सैन्य कार्रवाई की दिशा में अमेरिका देखता रहा तो दूसरी तरफ ईरान ने पूरी इकोनॉमी को बदलने के जो नए रास्ते निकाले उससे घबराहट अमेरिका के भीतर है और वो चाहता है कि दरअसल अब युद्ध में वापसी अगर उसकी होती है तो और मुश्किल हो जाएगी उसको उस इकोनॉमी और उस एनर्जी संकट को संभालने में जो इस युद्ध से निकलकर पूरी दुनिया को डरा रहा है। और शायद यही वजह है कि टोल बूथ पर अगर डॉलर से नहीं युआन से वसूली हो रही है, इसको कानूनी शक्ल में देने की स्थिति में ईरान आ रहा है। बकायदा एक चेक पॉइंट बना दिया गया है जो अपनी परिस्थिति में
पेंटागन बख्तरबंद वाहन तैनात कर दे, आईडीएफ सैनिकों को तैनाती करता चला जाए, लेकिन हकीकत क्या है इस युद्ध की? हकीकत यह है कि चीन के साथ ईरान का जो तेल का संबंध है और जो रशिया ने इस दौर में दुनिया भर में गोल्ड बेचने तक पर रोक लगा दी है कि हम अपने खदानों से जो गोल्ड निकलता है उसको दुनिया के बाजार में नहीं बेचेंगे, और इसके साथ ही इससे पहले उसने फर्टिलाइजर को लेकर सवाल खड़ा किया और उसके साथ अब मेटल्स को लेकर वो सवाल खड़ा कर रहा है। यानी बिल्कुल नई परिस्थिति में देखिए तो रूस का राजस्व जो है वो दुगना हो गया, लगभग हर महीने $24 बिलियन पहुंच गया। पश्चिमी देशों के लिए मुश्किल यह है कि दरअसल रशिया का अगर राजस्व बढ़ते चला जाता है, जो रेवेन्यू है वो दुगना हो गया, तो उसे रोकेगा कौन? वो तो यूक्रेन पर हमला करते हुए यूक्रेन पर कब्जा करके नाटो के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो जो अमेरिका की जरूरत है वो नाटो की नहीं है, जो नाटो की जरूरत है वो रशिया से टकरा रहा है, जो रशिया की जरूरत है उसमें अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। यानी एक नए तरीके की परिस्थिति में दुनिया पुनर्गठन अपनी ताकत के आश्रय कर रही है। और शायद यही वो वजह है जिसमें पहली बार जो मिसाइल तक दागे जा रहे हैं उसमें ईरान थैंक यू लिख रहा है। थैंक यू जर्मनी पीपुल्स, थैंक यू इंडियन पीपुल्स, थैंक यू स्पेन। यानी वो मैसेज डिप्लोमेटिकली नहीं बल्कि इस युद्ध के जरिए क्रिएट कर रहा है कि देखिए हम अपना बचाव कर रहे हैं, जो हम पर हमला कर रहे हैं, और आप लोग अगर अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं इस हमले का, स्पेन ने जमकर विरोध किया। वहां के प्राइम मिनिस्टर सांचेज खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। जर्मनी ने साफ तौर पर कह दिया नहीं, शामिल नहीं होंगे। हालांकि बाद में इटली ने भी कहा हम इस युद्ध में कहीं शरीक नहीं होंगे। उन सभी को थैंक यू करते हुए कैसे मिसाइल पर लिखा जा रहा है, एक छोटा सा हिस्सा देख लीजिए। यह बिल्कुल उलट परिस्थिति है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाटो को चिता रहे हैं, यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोपियन कंट्रीज को चिता रहे हैं, उनके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं है, इसका दुख उन्हें है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान इस युद्ध को ही अपने साथ दुनिया के दूसरे देशों को जोड़ने की दिशा में बढ़ रहा है और अपने देश के भीतर के उस सिस्टम को मजबूत कर रहा है जो कि होर्मुज रूट की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा चुके हैं। और यह जानकारी या कहें यह स्ट्रेटजी पहली बार उसे भी समझ में आई। इसीलिए यूनाइटेड नेशन को जो ईरान के विदेश मंत्री ने पत्र लिखा, उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा कि दुश्मनों के जहाजों को रोकना एक तटीय राज्य के रूप में तेहरान का कानूनी अधिकार है, और बल्कि धमकी नहीं दे रहे हैं, हम तो कानूनी दावा पेश कर रहे हैं। और जहाजों को जो सीमा पर ईरान के लारक है, लारक के पास ईरान के नियंत्रण वाले जल क्षेत्र में भेजा जाता है ताकि गुजरने से पहले उनका पूरा परीक्षण किया जा सके। यह नाकाबंदी नहीं है बल्कि यह एक परमानेंट तरीका है। यानी इस परमानेंट तरीके की तरफ ईरान बढ़ रहा है और बता रहा है कि दरअसल यह एक पॉलिटिकल जांच है, यह एक डिप्लोमेटिक जांच है, यह आवाजाही को लेकर लिए जाने वाला टैक्स है। यानी सब कुछ के लिए वो कानून और कानून के आश्रय चलने को तैयार है। यह भी कह रहा है कि डॉलर नहीं, स्विफ्ट नहीं, यानी स्विफ्ट को अगर दरकिनार करके चीनी का जो माध्यम है, चीन का जो मध्यस्थ करने का किप्स है, CIPS, उसके माध्यम से वो करेंसी को अगर डील कर रहा है तो अमेरिका तो देख ही नहीं पाएगा कहां पर क्या कितने पैसे आ जा रहे हैं। और युआन को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी चेक पॉइंट पर जो वो खड़ा कर चुका है, उसके पीछे माना जा रहा है कि यह दरअसल बीजिंग की पॉलिसी नहीं है, यह पूरे तरीके से तेहरान की पॉलिसी है, क्योंकि यही वो तरीका है जो उसको इकोनॉमिकली अस्थायी रूप से मजबूत कर सकता है और अमेरिकी डॉलर को वह
चेतावनी दे सकता है। यह सवाल अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि अगर इजराइल के भीतर सैन्य अधिकारियों ने अपनी राय कैबिनेट में रखी कि मौजूदा अभियान ईरान की क्षमता को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता है, सर्वोच्च नेता की मौत हो गई, कमांडर्स मारे गए, नौसेना के कमांडर मारे गए, अरबों खरबों का नुकसान भी कर दिया, लेकिन होर्मुज रूट नहीं खुला, लेकिन चेक पॉइंट बंद नहीं हुआ, लेकिन डॉलर से आवाजाही नहीं शुरू हुई, वो युआन की दिशा में चली गई। यानी इस सैन्य अभियान में अधिकतम विनाश की परिस्थितियां पैदा की गई, लेकिन कोई रणनीतिक समाधान नहीं निकला। और यही वो मैसेज है जो उसके जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति को कल कैबिनेट की बैठक से पहले इजराइल के जरिए भी दिया गया। और जो बातचीत इनकी होती है उसमें पहली बार यह भी सामने आया कि अब अमेरिका का रुख क्या होगा। और इसीलिए मार्को रूबियो जवाब देने के लिए जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं कि यह ट्रंप वार है, तो उन्हें समझना होगा कि यूरोप अगर कहता है कि युद्ध उनका नहीं है, तो फिर यूक्रेन भी अमेरिका का युद्ध नहीं था। तो हमने लड़ाई दुनिया के लिए लड़ी है, लेकिन फिर देखिए परिस्थिति उसके बावजूद भी नहीं संभली और यह दुनिया की लड़ाई नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल की लड़ाई में अगर तब्दील हो गई, तो पहली बार रूस की तरफ से भी यह चेतावनी आई कि मानव इतिहास में सबसे गंभीर ऊर्जा संकट निकट आ रहा है और तेल की कीमत बढ़ेगी, रूस को फायदा होगा, यूक्रेन युद्ध और तेज होगा। पश्चिमी देश ये समझने लगे और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें अब अमेरिका इस युद्ध में कैसे वापस लौटे, वो चाहे 6 अप्रैल हो या 1 तारीख जो युद्ध की समाप्ति की तय की गई है कि 27 अप्रैल, और उसके बाद शी जिनपिंग से मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति की। यह स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन पल पल बदलती हुई परिस्थिति में संयोग से अमेरिका ही उस कटघरे में आकर खड़ा हो चुका है जिस कटघरे को उसने ईरान के लिए बनाया और अपनी साख और अमेरिका को ग्रेट बनाने की सोच में वह अपने ही देश में फंस गए। इसीलिए यह सीज फायर ईरान को लेकर नहीं बल्कि अमेरिका के भीतर अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए 10 दिनों का यह सीज फायर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।